नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजें हम नहीं जानते, और सच्चाई भी यही है। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेसक्राफ्ट को स्पेस और सोलर सिस्टम के लिमिट्स के आगे तक भेजती है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने जैसा है। हम नहीं जानते आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक रशियन प्रोब को मून पर किसी अजीब चीज के सबूत मिलते हैं। कहीं जर्मन्स भी तो मून पर नहीं पहुंच गए? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। रेड प्लैनेट एक्टिव हो रहा है। इस वक्त भी मार्स की सरफेस के नीचे कुछ बहुत ही कमाल के छोटे क्रिएचर्स मौजूद हो सकते हैं। वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, इसे प्रूव करने के लिए कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। और ऑर्बिट में मौजूद किसी चीज से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा हो रहा है। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना है। पूरी दुनिया पर इसका खतरनाक असर नजर आएगा। नासा के मिशन में कई डिस्टर्बिंग एनोमलीज नजर आई हैं, हाँ, वहाँ 3 चीजें हैं जो आज भी हमारे साइंटिस्ट्स को परेशान कर रही हैं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। कई रशियन रेवोल्यूशनरी लूनर प्रोब्स एक अनएक्सप्लोर्ड इलाके के पास पहुंचते ही गायब हो गए। सारे कनेक्शन खत्म। बैम, नथिंग। जब एक प्रोब आखिरकार लौट कर आया तो साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि इंसान से पहले भी कोई मून पर पहुंच चुका है। ये आखिर क्या हो सकता है? जुलाई 1969 दोपहर के 3:17 पर अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये किसी इंसान के लिए एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मैनकाइंड के लिए ये है एक बड़ा कदम। स्पेस को जीतने की लड़ाई में रशिया को मिली जबरदस्त हार। जब आर्मस्ट्रांग और एल्डन मून पर उतर गए तो शायद रशिया को जबरदस्त धक्का लगा, उन्हें इससे तगड़ा सदमा पहुंचा होगा। लेकिन मून पर अमेरिका के उतरने के 3 दिन पहले अमेरिका को हराने की रशिया की कोशिश सही दिशा में जाती लग रही थी, क्योंकि अनमैन्ड रशियन प्रोब लूना 15 लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका था। लूना 15 एक मैन्ड मिशन नहीं था। लूनर एक्सप्लोरेशन के मामले में ये एक बड़ा कदम था और रशिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने वाला था। लूना 15 के फ्लाइट प्लान के मुताबिक उसे मून के एक मिस्टीरियस हिस्से में उतरना था, जिसका नाम था सी ऑफ क्राइसिस। प्रोब का मिशन सरफेस पर ड्रिलिंग करके अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को हराना और मून रॉक के पहले सैंपल्स लेकर वापस अर्थ पर लौटना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डिसेंट शुरू हुए सिर्फ 4 मिनट ही हुए थे कि कनेक्शन कट गया। बैम, नथिंग। 5 साल बाद रशियंस ने लूना 23 के साथ उसी एरिया में फिर से उतरने की कोशिश की, लेकिन यह दूसरा क्राफ्ट भी क्रैश हो गया और सी ऑफ क्राइसिस से रॉक सैंपल्स नहीं ला पाया। इन नाकामियों के बावजूद रशियन स्पेस एजेंसी ने इस उम्मीद में एक और प्रोब लॉन्च किया कि ये उन वजहों से फेल नहीं होगा जो इससे पहले वाले प्रोब को झेलनी पड़ी थी। लूना 23 के बाद बहुत जल्द ही लूना 24 लॉन्च हुआ और ये कुछ किलोमीटर दूर उतरा। रशियंस हार मानने को तैयार नहीं थे। लूना 24 कामयाब रहा और उस इलाके से एक प्रेशियस सैंपल लेकर अर्थ पर लौटा, जिसे अब तक खोजा नहीं गया था। लूनर सॉइल के सैंपल का वजन मुश्किल से 300 ग्राम रहा होगा, लेकिन लूनर जियोलॉजी को समझने के सिलसिले में इससे रशिया को काफी मदद मिली। एनालिसिस के नतीजों से रशियन जियोलॉजिस्ट्स हैरान रह गए। लगता है मिट्टी के साथ मून के उस हिस्से में कुछ हुआ है जिसके बारे में माना जाता था कि वो बिलियंस ऑफ ईयर से अनछुई है। ये आखिर क्या हो सकता है? सैंपल के टेस्ट से यह पक्का हो गया कि इस मिट्टी को डीप अंडरग्राउंड होना चाहिए था। कोई चीज या इंसान इसे सरफेस पर लाया था। रशियन जानते थे कि अमेरिकन मून के इस हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें लगता था कि ये उनका इलाका है। अब उन्हें सवाल का जवाब ढूंढना था कि आखिर यहां कौन मून की सरफेस को डिस्टर्ब कर रहा था।
कोई और तो अमेरिका और रशिया से पहले मून पर लैंड नहीं कर गया था। मैंने सुना है कि 1945 में हार देखने से पहले जर्मन्स ने एक मून रॉकेट डेवलप कर लिया था। नासा के अब तक के रिकॉर्ड से ही हमें यह बात पता चली है कि जर्मन्स का एक बहुत ही एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था। नाजिज रॉकेट इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ चुके थे, पर उनके पास वर्नर वॉन ब्रॉन जैसे लोग थे। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर वर्नर वॉन ब्रॉन रॉकेट साइंस के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। वर्नर वॉन ब्रॉन जीनियस थे, शायद नाजी थे पर थे जीनियस। उन्होंने ऐसे सिस्टम डिजाइन किए जो हमें आज भी उतने ही हैरान कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सरकार ने ब्रॉन से V2 रॉकेट बनाने को कहा, यानी स्पेस पर पहुंचने वाला पहला मैन मेड क्राफ्ट। नासा और रशियंस दोनों जानते थे कि नाजी का ये सुपर वेपन उनके अपने मून रॉकेट्स के डेवलपमेंट के मामले में एक अहम कदम था। अगर जर्मन्स यहां तक न पहुंचते तो हम मून पर लैंड न कर पाते, ये सच है। पहला अमेरिकन रॉकेट V2 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। पहला रशियन रॉकेट भी एक V2 ही था। यकीन करना मुश्किल लगता है कि नाजीज अपनी टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले जा चुके थे। सवाल उठता है कि क्या जर्मन्स मून तक पहुंच सकते थे? ऐसा हो सकता है। नाजी टेक्नोलॉजी में शायद मून तक पहुंचने की काबिलियत रही हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी जर्मन स्पेसक्राफ्ट ने ही सी ऑफ क्राइसिस की धूल को डिस्टर्ब किया होगा। 2011 में नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने लूना 24 प्रोब की मिस्ट्री पर एक नई रोशनी डाली। तमाम मुश्किलों के बावजूद लूना 24 क्रेटर के नजदीक ही लैंड कर गया था। LRO की इमेज से पता चलता है कि इत्तेफाक से ही लूना 24 का लैंडिंग स्पॉट एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बने क्रेटर के किनारे पर था, जिसकी वजह से चट्टान जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आई थी। रशियंस उम्मीद कर रहे थे कि लैंडिंग के लिए यह साइट परफेक्ट होगी, पर लैंड करने के बाद ही पता चला कि लूनर जियोलॉजी कैसी है। तो लूना 24 का सैंपल जो हाल ही में डिस्टर्ब हुई धूल जैसा लग रहा था, वो जियोलॉजी की वजह से था, नाजी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। अगर प्रोब ने ये सैंपल कहीं और से लिया होता तो मून की धूल नॉर्मल निकलती। क्रेटर के मिलने से लूना 24 के अजीब सैंपल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लेकिन दूसरे सोवियत प्रोब्स का क्या हुआ, इस बारे में कुछ पता नहीं चला। 1940s की एडवांस्ड नाजी रॉकेट टेक्नोलॉजी नासा के मौजूद स्पेसक्राफ्ट के आगे कहीं नहीं ठहरती। लेकिन अब क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो नई डिस्कवरीज हमें याद दिला रही है कि हम अब भी स्पेस टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में हैं। एक दूर दराज कॉन्स्टलेशन में एक पुराना स्टार मिस्टीरियस रिंग से घिरा हुआ है। किसी भी स्टार के आसपास वाले रिंग्स भी इसी स्टार जितने ही पुराने हों, ऐसा बहुत कम होता है। करीब 2 डेकेड्स तक इन रिंग्स के बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सका। हमारी जानकारी के मुताबिक जब हम कुछ नया देखते हैं और उसे समझा नहीं पाते तो उसे नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं। और इस फिनोमेनन को जो इकलौती साइंस एक्सप्लेन कर सकती है, वो वाकई होश उड़ाने वाली है। जो सिविलाइजेशन अपने स्टार के चारों तरफ कोई रिंग बनाने के काबिल है, वो हमसे कई लाइट ईयर्स आगे होगी। सदर्न स्पेन 1995 सियरा नवाडा माउंटेन्स में एस्ट्रोनॉमर बेंजामिन जैकमन को दूर दराज मौजूद सीड्स कॉन्स्टलेशन में अर्थ से करीब 190 लाइट ईयर्स दूर एक अनोखा स्टार नजर आया। हमें पता नहीं था कि हमें क्या मिल सकता है, लेकिन जब हमने 49 सिटी को देखा तो हम हैरान जरूर रह गए। वैसे उस वक्त हमें यह नहीं पता था कि ये स्टार कितना अनयूजुअल साबित हो सकता है। ये स्टार 2 बहुत बड़ी बड़ी रिंग से घिरा हुआ था। एक रिंग का रेडियस शायद 1 अरब 60 किलोमीटर का था, दूसरा रिंग इससे दूर था और शायद 2 या 3 गुना बड़ा था। और ये रिंग्स वहां दिख रहे थे जहां प्लैनेट्स के बनने की उम्मीद की जाती है।
कोई एस्ट्रोनॉमर ये नतीजा निकालेगा कि वो धूल और गैस की रिंग्स को देख रहा है जो अक्सर यंग स्टार्स के चारों तरफ होती हैं। लेकिन कई साल तक नजर रखने के बाद जैकमन को पता चला कि 49 सेटी कोई यंग स्टार नहीं है। इस स्टार की उम्र 4 या 5 करोड़ साल है, यानी ये धूल वाली इन डिस्क वाला शायद सबसे पुराना ऐसा स्टार है जिसे हम जानते हैं। जब किसी स्टार की उम्र 5 करोड़ साल से ज्यादा हो जाती है तो इन डिस्क में घूम रही ज्यादातर गैस खत्म हो जाती है और डस्ट पार्टिकल्स या तो उड़कर स्टार से दूर जाते हैं या तारों के बीच घूमने लगते हैं, और ये एक बड़ी मिस्ट्री है। इस डिस्क सिस्टम में कोई प्रोसेस गैस की भरपाई कर रहा है और ये प्रोसेस हमें हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में नजर नहीं आता, और ये बात समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 49 सेटी के आसपास मौजूद रिंग्स को क्या चीज थामे हुए है, ये मिस्ट्री कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है और मौजूदा साइंस के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक जब हम कुछ नया देखते हैं और उसे समझा नहीं पाते तो उसे नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं। ये रिंग्स क्या हो सकती हैं? इस बारे में शायद सबसे अनोखा आइडिया हमें मिलता है साइंस फिक्शन के जरिए। किसी स्टार के चारों तरफ रिंग के आकार की एक बड़ी सी दुनिया का आइडिया सबसे पहले नॉवेलिस्ट लैरी निविन ने रखा था। लैरी निविन का ओरिजिनल रिंग वर्ल्ड वाला आइडिया ये था कि इसमें प्लैनेट का कुछ बेकार मटेरियल आपस में मिलकर किसी स्टार के इर्द गिर्द एक रिबन बना लेता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रिबन को इन्फ्लेटेड रखती है, जिससे किसी ऐसी सिविलाइजेशन के लिए लाखों गुना उपयोगी सरफेस एरिया बन जाता है जिसमें ट्रिलियंस लोग रह सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। 49 सेटी के इर्द गिर्द एक रिंग वर्ल्ड बना देने वाली एक और सिविलाइजेशन का आइडिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो अपने सबसे करीबी प्लेनेट तक पहुंचने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो सिविलाइजेशन अपने स्टार के चारों तरफ कोई रिंग बनाने के काबिल है वो हमसे कई लाइट ईयर्स आगे होगी। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी के मामले में ये लोग शायद हमसे लाखों करोड़ों साल आगे होंगे। हालांकि रिंग वर्ल्ड वाला ये आइडिया काफी दमदार है, लेकिन पहले साइंटिस्ट्स को ये देखना होगा कि कहीं ये कोई नेचुरल फिनोमेना तो नहीं है। 17 साल तक इस अजीब स्टार के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर जैकमन ने एक नई थियरी पेश की कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ये रिंग्स बनाने के लिए गैस प्रोवाइड कर रही है। 2012 में हमें इसकी वजह आपस में टकराते बहुत सारे कॉमेट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स लगे। हमारा अंदाजा था कि इस स्टार के आसपास 100 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा कॉमेट घूम रहे होंगे और वो हर 10 सेकंड में आपस में टकराकर उस गैस को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिसका पता हमें 1995 में लगा था। इन कॉलिजन्स का रेट हैरान करने वाला है। ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है कि ये इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे से कैसे टकरा रहे होंगे। रिंग्स को लगातार धूल और गैस की जो सप्लाई मिलती रहती है, उसके पीछे खरबों कॉमेट्स का आपस में टकराना हो सकता है, लेकिन पृथ्वी के मास से 400 गुना बड़े बहुत से कॉमेट किसी एक स्टार सिस्टम में कैसे हो सकते हैं? ये एक मिस्ट्री ही है। आगे देखिए, एक हैरान करने वाली डिस्कवरी से पता चला है कि मार्शियन सरफेस के नीचे लाइफ हो सकती है। मार्स पर नजर रख रहे नासा के एक टेलीस्कोप को कुछ ऐसा मिला है जो सोलर सिस्टम के हमारे इतिहास को बदल सकता है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, मार्स पर जाकर पता लगाना होगा। शायद रेड प्लैनेट पर जीवन है। मार्स के सरफेस के नीचे छोटे छोटे जिंदा क्रिएचर्स की एक कमाल की दुनिया हो सकती है। वहां ऐसा नहीं हो सकता। इसे प्रूव करने के लिए कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। नासा ने जब से मार्स पर खोजबीन शुरू की है, तभी से स्पेस एजेंसी इस सवाल को लेकर स्ट्रगल कर रही है कि इस रेड प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं। अब शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हवाई में मोआना केआ की चोटी पर मौजूद
नासा का ताकतवर इंफ्रारेड टेलीस्कोप पृथ्वी के सबसे करीबी पड़ोसी पर नजर रखे हुए है। मार्च 2003 में उसे कुछ अजीब डेटा हासिल हुआ। अब यह बात पक्की हो चुकी है कि मार्स पर मीथेन मौजूद है। मार्स पर करीब 19,000 टन मीथेन बन रही थी और हमारे पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं थी। इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। मार्स पर मीथेन की मौजूदगी ही अपने आप में बहुत अनोखी बात है। मार्स पर मीथेन मिलने का साफ मतलब ये है कि वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है और ये काफी एक्साइटिंग बात है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ जिंदा जीव मौजूद हैं और साइंस की हिस्ट्री में किसी दूसरी दुनिया में जिंदा जीवों का मिलना एक बहुत ही कमाल की खोज है। अब नासा के साइंटिस्ट्स ने इस अजीब फिनोमेनन के सोर्स को ढूंढने की लंबी कोशिशें शुरू कर दी। पहले इन्हें यह तय करना था कि गैस के बादल मार्स के जियोलॉजिकल पास्ट की एक पुरानी निशानी भर है। मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन की लाइफ बहुत छोटी होती है। मार्स का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है जिसमें मीथेन जल जाती है। वहाँ इस गैस का पता चलना भी ये जताता है कि वहाँ इसका सोर्स है और वो लगातार रिप्लेनिश होता रहता है। तो आखिर ये मीथेन आती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने हमारी पृथ्वी का ही रुख किया। पृथ्वी पर मीथेन बनने के तरीके गिने चुने ही हैं। यहाँ ज्वालामुखी मीथेन बनाते हैं। मार्स पर कभी बड़े बड़े ज्वालामुखी थे, लेकिन आज हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि वहाँ आज भी कोई एक्टिव वोल्केनोज हैं। तो मार्स पर हाल ही में जो मीथेन मिली है वो किसी वोल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा नहीं हो सकती। मार्स पर वोल्केनिक एक्टिविटी की एब्सेंस साइंटिस्ट्स को एक और हैरान कर देने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। पृथ्वी पर जिंदा जीव ही ज्यादातर मीथेन पैदा करते हैं। मिसाल के लिए काउस काफी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करती है। ये उनके मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है। ये भी हो सकता है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन हमें ये बता रही हो कि वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ है जो इसे बना रहा है। नासा ने जब से मीथेन का पता लगाया है तब से मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए 10 मिशंस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी वहां जिंदगी के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पर हो सकता है कि हम गलत जगह पर तलाश कर रहे हों। हमें अंदाजा नहीं था कि मार्स पर मीथेन मिलेगी, लेकिन इसका वहां होना ये इशारा देता है कि इसका सोर्स यानी लाइफ शायद मार्स के सरफेस के नीचे मौजूद हो। मुझे लगता है कि अगर मार्स पर लाइफ होगी तो वो काफी गहराई में होगी, और ये कहना कि फिलहाल वहां लाइफ नहीं हो सकती ये कोई बढ़िया आर्गुमेंट नहीं है। मार्स की सतह के नीचे जीवों की मौजूदगी का आइडिया किसी साई-फाई फिल्म से लिया गया लगता है, लेकिन यह आइडिया एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड है। अर्थ पर ही 80% से ज्यादा एनिमल सरफेस के नीचे रहते हैं। तो अगर हमें आज मार्स की सरफेस पर कोई लाइफ नजर नहीं आती है तो जमीन के नीचे लाइफ की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इस वक्त मार्स की सरफेस के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स रह रहे हों। अगले 3 साल में यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसीज का प्लान मार्स पर एक रोवर भेजने का है ताकि उन 3 अहम हिस्सों को एक्सप्लोर किया जा सके जहां लाइफ हो सकती है। लेकिन तब तक मार्स पर मीथेन का सोर्स एक मिस्ट्री बना रहेगा। इन्वेस्टिगेट करना होगा, मार्स पर जाकर पता लगाना होगा। हमें इस बात की तह तक जाना होगा। मार्स पर लाइफ मौजूद है, फिलहाल मीथेन ही इस बात का सबसे पुख्ता सुराग है। एक मिस्टीरियस एनर्जी अर्थ की ऑर्बिट में नासा क्राफ्ट पर हमला कर रही है। ये वायलेंट है, पता नहीं ये क्या है। इससे जबरदस्त नुकसान हो सकता है और फिर मौत भी। क्या ये फोर्स एविएशन की हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सबसे ट्रेजिक एक्सीडेंट में से एक का सुराग दे सकती है? कुछ न कुछ तो हुआ होगा, कुछ ऐसा जिससे क्राफ्ट आसमान से नीचे गिर गया। अभी तक डर नहीं लगा, लगना चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन होते हुए आधी सदी बीत चुकी है और इस दौरान सामने आए खतरों को नासा के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स भी समझ नहीं पाए। इस यूनिवर्स में बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाली कुछ फोर्सेस हैं। गैलेक्सी में रोजाना ही बहुत खतरनाक इवेंट्स होते रहते हैं।
लेकिन कमाल की बात यह है कि ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक पृथ्वी के बहुत नजदीक है। इस एरिया को कहा गया है साउथ अटलांटिक अनोमली और ये एरिया काफी बड़ा है। इसका साइज आधे साउथ अमेरिका जितना तो होगा ही। इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट में, शटल में अनोमलीज होते हैं। इससे तो पर्सनल कंप्यूटर भी क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, हम ऊपर आ रहे हैं। ओके, हम उस वक्त स्पेस वॉक नहीं करते जब हम साउथ अटलांटिक अनोमली के ऊपर से गुजरते हैं। इसमें खतरा है। इसे आप स्पेस का बर्म्यूडा ट्रायंगल कह सकते हैं। इस अनोमली के अजीब इफेक्ट के पीछे की एक थियरी ये है कि ऐसा स्पेस रेडिएशन की वजह से हो सकता है। 1950s में जेम्स वैन एलन ने जो कहा था वो बहुत ही क्रेजी आइडिया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी एनर्जेटिक रेडिएशन बेल्ट से घिरी हुई है। वो सही थे और इन बेल्ट्स का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड वॉन एलन बेल्ट्स के ताकतवर रेडिएशन को पृथ्वी के सरफेस से हजारों किलोमीटर दूर रखता है। लेकिन ना जाने क्यों इस फोर्स फील्ड में कुछ जगह ऐसी हैं जहां से ये खतरनाक एनर्जी जमीन के बहुत करीब पहुंच जाती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं है और इस वजह से पृथ्वी की सरफेस पर कुछ ऐसी जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर है और इन जगहों पर वॉन एलन बोल्ट्स पृथ्वी की सतह के ज्यादा करीब आ जाती हैं। ब्राजील के 320 किलोमीटर ईस्ट में समुद्र के ऊपर वाले स्पेस के एक हिस्से में चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक तूफान जबरदस्त खतरा पैदा करता है। स्पेस के इस हिस्से से गुजरने वाली किसी भी चीज पर हाई एनर्जी पार्टिकल से हमला होता है और यह हमला होता है 6000 पार्टिकल्स पर स्क्वायर इंच पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा है। कोई भी इन रेडिएशन बेल्ट्स के अंदर से फ्लाई नहीं करना चाहेगा क्योंकि आपको भारी रेडिएशन डैमेज हो सकता है और फिर मौत भी। साउथ अटलांटिक अनोमली के खतरनाक इफेक्ट्स को चक्कर काटते नासा क्राफ्ट पर असर डालते रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन हाल ही में एक थियरी सामने आई है जिसके मुताबिक इस अनोमली की तबाह करने वाली ताकत किसी की इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। क्या साउथ अटलांटिक एनोमली के नीचे से उड़ रहे किसी एयरक्राफ्ट के वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर सकते हैं? रेडिएशन की वजह से एयरक्राफ्ट के बेहद जरूरी कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो सकते हैं। इस थियरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस अनोमली के ऊपर भी पृथ्वी के रेडिएशन बेल्ट की सबसे करीबी दूरी 200 किलोमीटर है। एयरलाइनर्स 11,400 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इस ऊंचाई पर भी वो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से काफी दूर होते हैं। किसी कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर इस प्रॉब्लम का असर तभी पड़ेगा जब कोई चीज स्पेस तक इस दूरी को कवर कर दे। मेगा लाइटिंग की बड़ी स्ट्रीक्स ऐसा कर सकती हैं। यह हो सकता है कि किसी तरह के कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से अपर एटमॉस्फेयर से बिजली नीचे पहुंच जाए और फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब कर दे। मीटियोरोलॉजिस्ट जस्टिन बर्थ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 2009 में एयर फ्रांस फ्लाइट के क्रैश होने के पीछे कहीं यही वजह तो जिम्मेदार नहीं थी। मैंने मन में सोचा कि साउथ अटलांटिक एनोमली वाला ये एरिया एयर फ्रांस के फ्लाइट पैटर्न के काफी नजदीक था। फ्लाइट 447 31 मई को रात 10:29 पर रियो डी जेनेरो से रवाना हुई। गायब होने से कुछ मिनट पहले प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर मौजूद एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में दाखिल हुआ था। एयर फ्रांस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि फ्लाइट शायद लाइटनिंग की चपेट में आ गई थी, लेकिन क्योंकि प्लेन्स को इसका सामना करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है तो जरूर कुछ और हुआ होगा, कुछ ऐसा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हुआ हो और प्लेन नीचे गिर गया। प्लेन के मलबे में जो ब्लैक बॉक्स मिला उसके डेटा से पता चला कि टर्बुलेंस के कारण पायलट को रेडिएशन के डेंस फील्ड की तरफ हजारों मीटर ऊपर की तरफ जाना पड़ा। अगर मेगा लाइटनिंग ने चार्ज्ड पार्टिकल्स को रेडिएशन बेल्ट से प्लेन के फ्यूज से लार्ज की तरफ भेज दिया होगा तो इसका इंस्ट्रूमेंट पर बहुत खतरनाक असर पड़ा होगा।
हो सकता है कोई ट्रॉपिकल बेस थंडर स्ट्रोम रहा हो जिसमें ढेर सी इलेक्ट्रिसिटी हो और फिर उसके साथ साउथ अटलांटिक एनॉमली जुड़ गई हो जिसमें हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये मुमकिन है कि वो दोनों एक खास वक्त पर आपस में जुड़ गए हों, हालांकि ऐसा कम ही होता है, और उसके बाद वो तूफान सुपरचार्ज हो गया हो और उसने प्लेन के सर्किट्स को नाकाम करने वाली हाई वोल्टेज भेज दी हो। बर्थ की थियरी है कि फ्लाइट 447 एक अजीब एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन का शिकार हुई होगी। पायलट के बीच की बातचीत के एक रिकॉर्ड ने इस थियरी को सपोर्ट दिया। फ्लाइट शुरू हुए 1 आवर 51 मिनट हुए थे। तब पायलट और को पायलट जो बात कर रहे थे वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड है। वो सेंट एमस फायर की बात कर रहे थे। ये स्टैटिक डिस्चार्ज पूरे प्लेन पर नजर आ रहा था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स 2:14 AM पर रुक गई। एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि यह क्रैश पायलट की गलती और इंस्ट्रूमेंट्स के फेल होने के कारण हुआ। लेकिन बर्थ के मुताबिक इस हादसे में साउथ अटलांटिक अनोमली के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एयरक्राफ्ट आसमान से नीचे क्यों गया? मुझे इसके लिए ये वजह काफी मुमकिन लगती है। आगे देखिए, क्या कोई अजीब सी वेपर ट्रेल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना है। ये जो भी चीज थी इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से निकलती एक अजीब सी वेपर ट्रेल नजर आई। उन्होंने देखा कि साइड में एक फ्लैश ऑफ लाइट मौजूद है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। ये जो भी चीज थी इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मिशन कंट्रोल इस खतरे को पहचानने की कोशिश करता है, जबकि जमीन पर मौजूद विटनेसेस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर एक धमाका देखते हैं। किसी स्पेस स्टेशन पर इसका असर वाकई तबाही करने वाला होगा। अक्टूबर 10, 2013, एस्ट्रोनॉट लूका पामेटानो पृथ्वी की शानदार नॉर्दर्न लाइट्स को फोटोग्राफ कर रहे थे। ये एस्ट्रोनॉट्स क्यूपोला में बैठे हुए थे, यानी स्पेस स्टेशन के व्यू पोर्ट में, और नॉर्दर्न लाइट्स की पिक्चर लेने की तैयारी कर रहे थे। ISS करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करता है और इसे हर 45 मिनट में सनसेट या सनराइज नजर आता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए नजारे शानदार होते हैं, लेकिन पामेटानो इन नजारों का मजा ज्यादा देर तक नहीं ले पाए। उन्होंने देखा कि साइड में एक फ्लैश ऑफ लाइट मौजूद है। पश्चिम की तरफ उन्हें अचानक एक अजीब सी चीज नजर आई। ये जो भी चीज थी इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पर थी और लग रहा था कि ये पृथ्वी से ही आई है। इस चीज की वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी इसे एक खतरे जैसा दिखा रही थी। ये ट्रेल शाम की घटती रोशनी में गायब होने लगी, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स इसे देख रहे थे तो उन्हें कुछ और अजीब भी नजर आया। उन्होंने एक अजीब सा बादल देखा। होराइजन पर यह बादल फैल रहा था और ज्यादा करीब आता लग रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने जो तस्वीर खींची वैसी कोई चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कभी देखी नहीं गई थी। ये बड़ी डरावनी इमेज थी। पृथ्वी से निकली इस चीज ने एक बड़ा सा हॉलो क्लाउड बना दिया था। ऐसा स्पेसक्राफ्ट की वजह से बनता है, लेकिन वहां कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मिशन कंट्रोल रियल टाइम में फोटोज नहीं देख पा रहा था, तो उसे पता नहीं चल रहा था कि क्रू क्या देख रहा था। क्रू ने जो कुछ देखा था थोड़ी ही देर में नासा के मिशन कंट्रोल को उसके बारे में बताया। नासा को नहीं मालूम था कि ये क्या है। क्रू बड़ी अजीब सिचुएशन में था। उसने कुछ ना कुछ तो देखा था, लेकिन ह्यूस्टन वहां किसी चीज के होने को लेकर इनकार कर रहा था। किसी लॉन्च का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये क्या है। एस्ट्रोनॉट्स इस चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बीच रशिया से आसमान में उड़ रही एक मिस्टीरियस चीज की रिपोर्ट्स आने लगी। इस इवेंट की वीडियोस फौरन ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो गई। मजेदार बात यह थी कि रशिया में भी लोगों ने इसी चीज के होने की रिपोर्ट दी थी, जिसके बारे में एस्ट्रोनॉट्स ने बताया था, वो भी उसी वक्त।
रशिया के रूरल एरिया में उत्तरी कजाकिस्तान में हजारों लोग अपने वीडियो कैमरा से, अपने डैश कैम से इस चीज को शूट कर रहे थे और कुछ ही घंटों के बाद में उन्होंने इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उन्होंने इसे बताया एक यूएफओ। शुरू में नासा जमीन से शूट की गई फुटेज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई पड़ी अजीब इफेक्ट्स के साथ जोड़ नहीं पाया, लेकिन फिर इस अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग के बारे में रशिया की मिलिट्री ने एक हैरत अंगेज खुलासा किया। मॉस्को में ऑफिशियल्स ने एक मिलिट्री मिसाइल की टेस्ट फ्लाइट का ऐलान किया, लेकिन इस केस में यह नोटिस नासा की नजर में नहीं आया था। आमतौर पर रशियन जो मिसाइल्स टेस्ट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। स्पेस में लॉन्च की जाने वाली किसी भी चीज के बारे में जानना जरूरी होता है कि ये क्या है और कहां जा रही है, क्योंकि उसे ट्रैक करके आईएसएस को बचाना होता है। तो इस साइटिंग के लिए मिसाइल लॉन्च को ही ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मान लिया गया। मिशन कंट्रोल वेटरन जिम ओबर्ग का मानना है कि इस बादल की डरावनी शेप एक डिस्कार्डेड रॉकेट स्टेज के कारण रही होगी, जिसकी छाया मिसाइल के एग्जॉस्ट ब्लूम के बीच में पड़ी होगी। इस एक्सपीरियंस से जुड़ी अजीब बात यह थी कि इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स ने इस बादल की करीब 100 पिक्चर्स ली थी। ये स्पेस में दिखने वाला एक अजीब नजारा है, एक रेयर टाइप का रशियन मिसाइल टेस्ट। कोइंसिडेंटली ये रॉकेट सनसेट के टाइम सनसेट के सामने मौजूद था। जहां तक रशियन मिसाइल टेस्ट्स के साथ जुड़ी सीक्रेसी का सवाल है, पक्के तौर पर यह जानना मुश्किल होगा कि उनके क्या इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं और कहीं वो ज्यादा डीपर सीक्रेट्स को छिपाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। आगे देखिए, एक मिस्टीरियस डीप स्पेस सिग्नल हाल ही में खोजी गई एक हैबिटेबल दुनिया से आता महसूस हो रहा है। मैंने कहा वाह, दिस इज फैंटास्टिक। ये ईटी तो नहीं? हमारे दिमाग में ख्याल आने लगा, कहीं हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सच में ढूंढ तो नहीं निकाला। दूसरी दुनियाओं से आ रहे सिग्नल्स को स्पेस में ढूंढने के दौरान एक एस्ट्रोनॉमर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आता है। मैंने कहा वाह, दिस इज फैंटास्टिक। ये ईटी तो नहीं? सवाल ये है कि कहीं हम पर वो लेजर पल्स तो फायर नहीं कर रहा। हमारे दिमाग में ख्याल आने लगा, कहीं हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सच में ढूंढ तो नहीं निकाला। नासा के कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट्स एक सवाल के बारे में सोचते रहे हैं कि क्या हम वाकई यूनिवर्स में अकेले हैं। पर सच ये है कि अगर हमें कभी जवाब मिला भी तो भी शायद हम इसे आसानी से समझ न पाएं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, दिसंबर 2008। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रघुवीर भटाल सदर्न स्काईज की खोजबीन की तैयारी में थे, जो वो करते रहते थे। जब भी रात को आसमान साफ होता है तो हम ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं। हमने कई ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना रखी है और हम रात में काफी देर तक एक के बाद एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं। और बहुत से स्काई वॉचर्स की तरह डॉक्टर भटाल भी किसी दूसरी दुनिया से सिग्नल पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसे दूसरे लोगों से उलट वो सिर्फ रेडियो सिग्नल्स पर ही फोकस नहीं करते। 40 साल बीत चुके हैं और हम आज तक कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाए। तो हम में से कई लोग सोचने लगे कि चलो किसी दूसरे स्पेक्ट्रम में ढूंढते हैं। एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास कई तरह की कम्युनिकेशन टेक्निक्स हो सकती हैं। हम एक इमर्जिंग सिविलाइजेशन है। हमारे 5 अरब साल के इतिहास में रेडियो सिर्फ 9 साल से ही मौजूद है। कुछ स्टार्स 10 अरब साल पुराने हैं, जबकि हमारा स्टार सिर्फ 5 अरब साल। तो ये सिविलाइजेशन हमसे अरबों साल आगे होंगी। शायद उनके कम्युनिकेशन का तरीका लेजर सिग्नलिंग होगा। अगर हमने लेजर डेवलप की है तो हो सकता है कि दूसरी सिविलाइजेशन ने लेजर सिस्टम डेवलप की हो। हम जानते हैं कि लेजर्स को सिग्नल से एनकोड कर सकते हैं और दूसरे छोर पर डिसाइफर भी कर सकते हैं। तो कोई एलियन सिविलाइजेशन ऐसे ही दूसरों के साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकती? दिसंबर 2008 में डॉक्टर भटाल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के लेजर सिग्नल्स की खोज करते हुए 8 साल हो चुके थे। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। मैं ऑब्जर्वेटरी में गया, मैंने इक्विपमेंट चेक किए, इसके बाद टेलीस्कोप को अलाइन किया और अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने पृथ्वी से 16,000 लाइट ईयर्स दूर टुकनाई स्टार क्लस्टर को अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से ढूंढना शुरू किया। डेटा पर नजर डालने पर उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मुझे स्क्रीन पर यह स्पाइक नजर आई और ये बात एक्साइटिंग थी।
हमने ये चेक किया कि कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी और पता चला कि हमारे इक्विपमेंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कहा दिस इज फैंटास्टिक। मैंने जो कुछ देखा कहीं वो ईटी तो नहीं। भटाल की डिस्कवरी अनोखी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसी अजीब इवेंट्स होने लगी जिनके कारण ये हिस्ट्री का एक बहुत खास मोमेंट लगने लगा। सितंबर 2010 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम को ग्लीज 581 स्टार के हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट मिला। कई वेबसाइट्स पर मौजूद रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि वो मिस्टीरियस लेजर सिग्नल उस नए प्लैनेट से मिल रहा था जो डॉक्टर भटाल को नजर आया था। हम तो इस बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे। हम ये जानते हैं कि सभी स्टार्स के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं और ऐसे कई प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें काफी बढ़िया कहा जा सकता है। इन्हें हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स प्लैनेट्स। ये ना तो ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडे और ना ही सन से ज्यादा दूर होते हैं। इन सब पर लिक्विड वाटर और जीवन के लिए सही कंडीशन होती है। एक पल के लिए ये लगा कि ये डेटा इस सवाल का जवाब दे सकता है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। 2010 में ग्लीज 581G नाम के एक प्लैनेट के डिस्कवर होने का ऐलान किया गया था। इसका मतलब था कि ये स्टार ग्लीज 581 के आसपास 5वां प्लैनेट था। लग रहा था कि ये पहला ऐसा प्लैनेट था जिस पर इंसान रह सकता था। कुछ डिस्कवर्स ने तो ये भी कहा था कि इस पर 100% लाइफ होगी। अगर हमें किसी एक्सोप्लैनेट से कोई इंटेलिजेंट सिग्नल मिलता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हमने ढूंढ लिया, क्या हमने सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढ निकाली। लेकिन शुरू में जब हमें यह लग रहा था कि हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद पहला हैबिटेबल प्लैनेट ग्लीज 581G की शक्ल में मिल गया है, तो यह रिपोर्ट गलत निकली कि इसी से टुकने लेजर बीम निकली हो सकती है। और जिंदगी बदल देने वाली इस डिस्कवरी के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लैनेट ढूंढने वाले काफी लोग इस बात को लेकर शक कर रहे थे कि ये सिग्नल इस प्लैनेट से आया था और पिछले कुछ एक महीने में की गई रिसर्च से ये पता चल गया था कि ग्लीज 581G का वजूद ही नहीं था, बल्कि ये तो उस डेटा रिडक्शन का एक आर्टिफैक्ट था जिसका इस्तेमाल किया गया था। इस मिस्टीरियस लेजर पल्स की शुरुआत वाली जगह के नजदीक कोई प्लैनेट नहीं था, यानी इस पल्स का सोर्स कुछ और रहा होगा। वेरिफिकेशन के लिए इसे दूसरी बार ढूंढने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। फिजिक्स टिकी होती है ठोस सबूतों पर इस केस में आपको बेहद भरोसेमंद सबूत चाहिए और ये सबूत मौजूद नहीं था। लेकिन हम अब भी ढूंढ रहे हैं और आगे भी ढूंढते रहेंगे। आने वाले वक्त की इन्वेस्टिगेशन शायद ये साबित कर दे कि ये सिग्नल असल में था ही नहीं, लेकिन पहले कांटेक्ट की खोज फिर भी चलती रहेगी। आगे देखिए, क्या गैलेक्टिक कोर में एक ऐसी अनजान फोर्स मौजूद है जो स्टार्स को ही उनकी जगह से हिला दे। हमारे मिल्की वे के बीच वाले हिस्से में कुछ तो अजीब हो रहा है। स्पेस के एक दूर दराज हिस्से में गैलेक्टिक कोर के नजदीक स्टार्स अजीब से पैटर्न्स बना रहे हैं। हमें ऐसे स्टार्स दिख रहे हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इसकी वजह समझना आसान नहीं है। हमारे मिल्की वे के बीच वाले हिस्से में कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन इस फिनोमिनन की वजह के बारे में साइंस कुछ नहीं जानता। ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो मिल्की वे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टार्स को आपस में जोड़ती हो। स्टार्स को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। अप्रैल 2009 एस्ट्रोफिजिसिस्ट अल्बर्ट जेल्स्ट्रा ने हबल टेलीस्कोप के जरिए अपनी रिसर्च शुरू की। वो हमारी गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से के नजदीक मौजूद प्लैनेटरी नेबुले को ढूंढ रहे थे। कोई प्लैनेटरी नेबुला वो मास होता है जिसे कोई स्टार स्पेस में अपनी जिंदगी के आखिरी में इजेक्ट कर देता है। सूर्य अपने कुल मास के करीब आधे हिस्से को गवा देगा, ये इसे इजेक्ट कर देगा। इसी मटेरियल में से ज्यादातर प्लैनेटरी नेबुला होता है। मिल्की वे में ऐसे करीब 2000 नेबुले की मौजूदगी के बारे में हमें पता है। इनके शेप और इनके कलर्स वाकई कमाल के हैं। कुछ हैं ओवल और कुछ हैं गोल साइज के। नेबुले की शेप तितली जैसी भी हो सकती है। ये एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कुछ सबसे खूबसूरत चीजें हैं।
लेकिन ज़िलस्ट्रा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन की खूबसूरती में दिलचस्पी नहीं रखते। वो हमारी गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से में मौजूद एक परेशान करने वाली एनॉमली की रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसकी तरफ हमारा ध्यान अर्जेंटीना के एक और रिसर्चर के दावे की वजह से गया कि आपस में संबंध ना रखने वाले प्लेनेटरी नेबुले के बीच एक अलाइनमेंट था। नेबुले को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट इनके बनने के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, ये बात उसके खिलाफ है। गैलेक्सी बहुत फ्लैट है और अगर सन की पोजीशन से इसे देखें तो मिल्की वे हमें आसमान में बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। मिल्की वे में मौजूद स्टार्स अपनी अपनी धुरी पर घूमते हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन नेबुले की पैटर्न्स में ढलने की गुंजाइश कितनी भी कम क्यों ना हो, ज़िलस्ट्रा अपने सामने मौजूद सबूत की अनदेखी नहीं कर सकते। नेबुले गैलेक्सी के समतल हिस्से के अंदर ही पॉइंट कर रहे हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं। जो बात इस फिनोमिनन को और भी अजीब बनाती है वो ये है कि सिर्फ एक ही तरह के नेबुला पैटर्न्स बना रहे हैं। हमने पाया है कि सिर्फ बटरफ्लाई नेबुले में ही ये अलाइनमेंट दिखता है, ओवल नेबुले में नहीं। यानी अलग अलग तरह के नेबुला में ये अलग अलग होता है। इस फिनोमिनन के लिए जो भी फोर्स जिम्मेदार हो, कुछ नेबुले पर इसका असर नजर नहीं आता। एक तरह का नेबुला गैलेक्सी के बारे में जानता है लेकिन दूसरी तरह का नेबुला नहीं जानता है और ये बात एक मिस्ट्री है। अगर आपको अलग अलग स्टार सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते नजर आए तो आप मान सकते हैं कि ऐसी कोई फोर्स है जो उन्हें आपस में जोड़ती है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता। अगर हमें कोई ऑर्डर या पैटर्न्स नजर आते हैं तो दिमाग में सवाल उठता है कि क्या चीज उन्हें बना रही है। साइंटिस्ट्स इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इन्हें कौन बना रहा है। इस पूरी गैलेक्सी में एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये पृथ्वी पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से 1,00,000 गुना कमजोर है, इसलिए इसका स्टार से नेबुले पर कोई असर नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि आज ये गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड इतना कमजोर है कि स्टार्स पर कोई असर नहीं डाल पा रहा, लेकिन शायद ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से 5 से 10 बिलियन साल पहले जब हमारी गैलेक्सी का शुरुआती दौर था तो हो सकता है कि आज के मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर रहा हो, इतना ताकतवर कि इसने स्टार्स के बनने की प्रोसेस पर असर डाला हो। अगर इससे बनने वाला एक गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था तो सवाल यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज ने बनाया। जब तक गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड की हकीकतों को बेहतर ढंग से समझा नहीं जाता, तब तक बटरफ्लाई नेबुले का ये अजीब अलाइनमेंट एक मिस्ट्री ही रहेगा। बेशक नासा हमें फ्यूचर की तरफ ले जा रही है, लेकिन इसका हर मिशन पास्ट की इसकी अचीवमेंट पर बेस्ड होता है। नई डिस्कवरीज हमें कॉस्मोस से जुड़ी हमारी समझ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। हम स्पेस में और गहराई तक एक्सप्लोर करने लगे हैं, पर ऐसे में सिर्फ एक ही बात पक्के तौर पर कही जा सकती है, हम हैरान होते रहेंगे। इस अनसुलझे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे रोमांचक वीडियो मिलते रहें। इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगली बार तक ऊपर देखते रहिए और हर चीज पर सवाल करते रहिए।